हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। कैसा चल रहा है बच्चे आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर, और नहीं चल रहा है तो मेहनत करना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो बच्चे आज हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे। और इशू ऑफ शेयर जैसा कि आपको पता है जर्नल एंट्री पे बेस्ड है, तो आज की क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री भी सीखेंगे कि कौन कौन सा एंट्री होगा शेयर इशू करने के टाइम, शेयर कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, कैश में, कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट, इन सब के बारे में भी डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर पे इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। जो भी बच्चे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड देखिए। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास के बाद कल से न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करिए, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेज फॉर इशू ऑफ शेयर, कि कंपनी शेयर कैसे कैसे इशू कर सकती है, शेयर इशू करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रारंभिक खर्चे की शुरुआत में कौन कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं क्या क्या, और एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मतलब जो एंट्री होगा शेयर के ऑन एन एवरेज 90% क्वेश्चन में यही जर्नल एंट्री आज की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे करेंगे, और आज आपको लर्न भी करवा देंगे। ठीक ना? तो चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, समझने की भी कोशिश करिएगा, थोड़ा बहुत लिखने की भी कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि थ्योरी क्लास है, समझना ज्यादा है। इशू ऑफ शेयर, शेयर्स में बी इशूड इन दी फॉलोइंग वेज। कंपनी किस किस तरीके से शेयर इशू कर सकती है। तो एक तरीका है फॉर कैश, कैश में इशू कर सकती है। बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, मतलब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स को इशू कर सकती है। तो एक है बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा है फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और तीसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा है आपको पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और तीसरा है अदर देन कैश। बच्चे प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, प्राइवेटली शेयर अलॉट करती है अपने कुछ रिश्तेदार को, फ्रेंड्स को, ग्रुप ऑफ कंपनीज को, शेयर होल्डर्स को। पब्लिक सब्सक्रिप्शन में पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर खरीदने के लिए। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है कि कंपनी किसी से कोई सर्विस ली है, कोई असेट्स खरीदा है उधार में, उसको कैश ना देके अपनी कंपनी का शेयर दे दिया गया, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। हमारे सिलेबस में मेनली हमको ये दोनों पढ़ना है, ये हमें बस फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ना है। ठीक है, चलिए प्राइवेट प्लेसमेंट देखते हैं क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर लिखा है, समटाइम्स द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू प्राइवेट सोर्स एंड कॉन्टैक्ट। कई बार क्या होता है, प्रमोटर काफी कॉन्फिडेंट होता है कि कंपनी के लिए जो फंड है वो प्राइवेट सोर्स से रेज कर सकता है, प्राइवेट कॉन्टैक्ट से रेज कर सकता है। इन सच अ केस कंपनी डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। उस केस में कंपनी पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करता है, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, नॉन रेसिडेंट इंडियन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI. In case of private placement of share, allottees will not sell their share for a minimum period of 3 years from the date of allotment. This period is called lock-in period. सुनो, अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कंपनी पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट नहीं करती है।
कंपनी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को प्राइवेटली शेयर अलॉट करती है और उस केस में कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, बदले में एक स्टेटमेंट इशू करती है इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, और इस केसेस में, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का मतलब 3 साल से पहले अगर आपको शेयर इशू किया गया है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, यू कैन नॉट सेल दिस शेयर। ठीक ना, आप 3 साल से पहले इस शेयर को बेच नहीं सकते हो। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, इसके बाद बच्चे अब हमारा है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है बच्चे? स्वेट का मतलब क्या होता है बताइए? स्वेट का मतलब क्या होता है? कहोगे सर पसीना। क्या होता है? पसीना। और कंपनी के लिए पसीना कौन बहाता है? कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर। कौन बहाता है? कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर। तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को जो शेयर इशू करेगा, उस शेयर को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब जो जो लोग कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को जो शेयर इशू करेगा, उस शेयर को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक ना, और स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है बच्चे, डिस्काउंट पे इशू करती है कंपनी। इसमें भी लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है। 3 साल से पहले एम्प्लॉय और डायरेक्टर उस शेयर को बेच नहीं सकता है। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इक्विटी शेयर issued by the company to its employee और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट। मतलब कि जब कंपनी शेयर्स अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को डिस्काउंट पे इशू करती है, या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को शेयर या तो डिस्काउंट पे इशू करे या कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू करे, उस शेयर को हम स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड, मतलब उस शेयर को आप बेच नहीं सकते हैं, बाय देयर होल्डर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल से पहले बेच नहीं सकते हैं। इस 3 साल के पीरियड को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। मतलब कि स्वेट इक्विटी शेयर के केस में 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल अगर आपको शेयर इशू किया गया है स्वेट इक्विटी के शेयर या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, यू कैन नॉट रीसेल दिस शेयर विद इन 3 इयर्स। 3 साल तक बेच नहीं सकते हैं। दिस आर द लॉक इन पीरियड। आपको मिनिमम इतने टाइम तक शेयर होल्ड करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चे। ओके, नेक्स्ट पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब कि एक तो था प्राइवेट प्लेसमेंट, हमने बता दिया, दूसरा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? कंपनी ओपन मार्केट में से पब्लिक को इनवाइट करती है कि पब्लिक आप हमारा शेयर क्या करो, खरीदो। पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर खरीदने के लिए। तो उसमें क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय द पब्लिक कंपनीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। मतलब जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो इस स्टेप को फॉलो करती है। ये स्टेप क्या है? टू इशू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस जब कंपनी इशू करेगी तो उसमें कंपनी बताएगी कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या है, कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, ठीक ना, कंपनी का गोल क्या है, ये सभी जानकारी प्रोस्पेक्टस में रहेगा। मतलब जनरली कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो उसमें कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल के रिगार्डिंग जानकारी शेयर करेगी पब्लिक से, कितना शेयर इशू कर रही है इशूड कैपिटल के रिगार्डिंग जानकारी शेयर करेगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस के रिगार्डिंग जानकारी शेयर करेगी, कंपनी का गोल क्या है ना, नंबर्स ऑफ शेयर एंड वैल्यू ऑफ इच शेयर। ये सारी जानकारी कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस के माध्यम से पब्लिक को शेयर करेगी कि हमारे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल इतना है, इतना शेयर हम इशू कर रहे हैं, एक शेयर का वैल्यू इतना है,
हमारे कंपनी का गोल ये है, ये सारी डिटेल्स कंपनी प्रोस्पेक्टस के माध्यम से शेयर करेगी। फिर पब्लिक क्या करेगा, उस प्रोस्पेक्टस को रीड करेगा, और अगर वो इंटरेस्टेड है उस तरह की कंपनी में पैसा लगाने को, फिर पब्लिक कंपनी का शेयर्स क्या करता है, परचेज करता है, और शेयर के लिए कंपनी को आवेदन देता है, एप्लीकेशन देता है, ठीक ना। प्रोस्पेक्टस एक क्या है, प्रोस्पेक्टस एक तरह का इन्विटेशन है जो कंपनी के साइड से दिया गया है कि भाई हम शेयर इशू कर रहे हैं, हमें पैसे की नीड है, इस पर्पस के लिए इतना शेयर इशू कर रहे हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो हमारे कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिए। तो प्रोस्पेक्टस इशू करना सबसे पहला काम रहेगा। दूसरा है इसके बाद टू रिसीव एप्लीकेशन। अब कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू कर दी, अब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी। जो जो एप्लीकेंट शेयर परचेज करना चाहते हैं वो सब कंपनी में आवेदन देंगे, पब्लिक के साइड से आवेदन आएगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा। फिर जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या होगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे कंपनी को एप्लीकेशन आ गया, जो भी डेट था एप्लीकेशन रिसीव करने का वो डेट पूरा हो गया, अब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ चुका है। अच्छा, एप्लीकेशन मनी बैंक में आता है, शेड्यूल्ड बैंक में, उस पर नाम लिखा रहता है, उस शेड्यूल्ड बैंक में एप्लीकेशन मनी आता है। जब एप्लीकेशन मनी आया का टाइम पूरा हो जाता है तो जो बैंक है वो एप्लीकेशन मनी कंपनी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। फिर कंपनी उसके बाद शेयर अलॉट करती है, कंपनी उसके बाद शेयर अलॉट करती है, अलॉटमेंट का काम करेगी, मतलब आपके नाम पे शेयर आपको देंगे, ठीक ना। तो वो अलॉटमेंट होता है। और अलॉटमेंट के टाइम में एक वर्ड आपको याद रखना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या याद रखना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है बच्चे 90% होता है। कितना परसेंट होता है, 90%। मतलब कि कंपनी जितना शेयर इशू किया है उस इशूड शेयर का मिनिमम 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए। अगर मिनिमम 90% एप्लीकेशन मिला है देन ही अलॉटमेंट हो सकता है, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं होगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, समझे बात ना। जैसे कंपनी शेयर अलॉट करेगा तो अलॉटमेंट के बाद मिनिमम 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए। फिर जब 90% एप्लीकेशन अगर मिल गया तो अलॉटमेंट करेगा, नहीं मिला तो सभी शेयर होल्डर्स का पैसा क्या करेगा, मतलब सभी एप्लीकेंट्स का पैसा वापस कर देगा कंपनी, रिफंड कर देगा, समझ बात ना। ओके, टू मेक कॉल, उसके बाद कंपनी कॉल का पैसा मांगती है, मतलब पहले प्रोस्पेक्टस इशू किए, फिर एप्लीकेशन मिला, फिर अलॉटमेंट किए, देन उसके बाद कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के टर्म में। इसको नोट कर लीजिए स्टेप्स को। डन, ओके। अब बात करते हैं बच्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक खर्चे, कि कंपनी जब स्टार्ट होती है, जो शुरुआत में जो खर्चे होते हैं ना कंपनी के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग के टाइम में, दैट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन के टाइम का एक्सपेंस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है expenses incurred on the formation of a company, on the formation of a company are termed as प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब कि कंपनी के फॉर्मेशन में जो खर्चा होता है शुरुआत में, उस खर्चे को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड, पहला पॉइंट है, ऑन प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मतलब कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय बच्चे हम लोग कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में जो खर्चा होता है वो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। इसके बाद है स्टाम्प ड्यूटी। ड्यूटी मतलब होता है टैक्स, मतलब कंपनी का को रजिस्ट्रेशन करवाने में जो रजिस्ट्रेशन फी और स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स पे, उसे भी हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जांपल में इंक्लूड करते हैं। ड्यूटी मतलब होता है टैक्स, ड्यूटी मतलब टैक्स पेबल ऑन ऑथराइज कैपिटल। आपको ऑथराइज कैपिटल पे जो टैक्स देना पड़ेगा, हमने कहा था ना कि जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसी समय ऑथराइज कैपिटल फिक्स किया जाता है कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर इशू करके कितना फंड रेज कर सकता है, उसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, ठीक ना। तो टैक्स पेबल at a time on authorized capital, this is also the example of preliminary expenses. Cost of preliminary books, शुरुआत के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको मेंटेन करना पड़ता है उस सबका खर्चा शुरुआत वाले का।
इन केस ऑफ कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, द फी चार्ज बाय अकाउंटेंट और वैल्यूअर वैल्यूइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ दैट बिजनेस। मतलब कि कंपनी किसी रनिंग बिजनेस को परचेज किया है तो जो वैल्यूअर होता है, जो भी अमाउंट फीस चार्ज करता है, वो भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, उसके अब्सेंस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करते हैं। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, preliminary expenses are written off in the year in which it is incurred। जिस साल होगा उसी साल राइट ऑफ करेंगे। फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चे, नोट डन। ओके, आगे लिखा है एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्या क्या जर्नल एंट्री करती है, ये आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखिएगा कि कैसे कंपनी जब शेयर इशू करती है जर्नल एंट्री करती है। सबसे पहले जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसे जो है बच्चे 4 इंस्टॉलमेंट मांगती है। उस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। क्या है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होगा। तो कुल कितने एंट्री हो गए? 8 एंट्री। 4 इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री। जैसे इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट हो गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। आप भी कॉपी में ऐसे ही लिख लो कि एंट्रीज ऑन एप्लीकेशन थोड़ा सा 2 एंट्री के लाइक स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट 2 एंट्री के लाइक स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल, फिर एंट्रीज ऑन सेकेंड कॉल। ऐसे लिख लीजिए कॉपी में। अब सुनिए, कुल 8 एंट्री होंगे। हर एंट्रीज में, हर मतलब इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होगा, 2 एप्लीकेशन में, 2 अलॉटमेंट में, 2 फर्स्ट कॉल में, 2 सेकेंड कॉल में। और 2 एंट्री में 1 एंट्री बैंक वाला एंट्री होगा। कौन सा वाला? बैंक वाला। और दूसरा ड्यू एंट्री, DUE, ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल लिखा होगा। ठीक ना, हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होगा, एक बैंक एंट्री, दूसरा ड्यू एंट्री। क्लियर हो गया? कुल 8 एंट्री। सुनो, 2 एंट्री होगा ना, तो चलो बांट देते हैं। जैसे एप्लीकेशन में 2 एंट्री होगा, एक यहाँ एक यहाँ। अलॉटमेंट में 2 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री होगा, सेकेंड कॉल में 2 एंट्री होगा। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री होगा, 2 एप्लीकेशन में, 2 अलॉटमेंट में, 2 फर्स्ट कॉल में, 2 सेकेंड कॉल में। ओके, अब सुनिए, 2 एंट्री जो होगा उसमें 1 एंट्री बैंक एंट्री होगा और एक ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल लिखा होगा। तो जो बैंक एंट्री होगा बच्चे, एप्लीकेशन में पहले बैंक एंट्री, बाद में ड्यू। बाकी सब में ड्यू पहले, बैंक बाद में, ड्यू पहले, बैंक बाद में, ड्यू पहले, बैंक बाद में। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन में समझो बैंक एंट्री पहले, ड्यू बाद में। अलॉटमेंट में ड्यू पहले, बैंक बाद में। फर्स्ट कॉल में ड्यू पहले, बैंक बाद में, ड्यू पहले, बैंक बाद में। बताओ हम क्या बताएं? बताओ क्या बताएं हम? कि हर केस में जो 2 एंट्री होगा, एक बैंक और एक ड्यू, तो एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले होगा और ड्यू बाद में। बाकी सब में ड्यू पहले, बैंक बाद में, ड्यू पहले, बैंक बाद में, ड्यू पहले, बैंक बाद में। जैसे मान लो आप कोचिंग आते हो तो एप्लीकेशन का पैसा तो सबसे पहले देते ही हो, है ना? जब आप कोचिंग में एडमिशन लेना है तो फॉर्म का पैसा देते ही हो जी, एप्लीकेशन का। उसके बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट हम मांगते हैं फिर मिलता है। तो ड्यू एंट्री मतलब मांगना। एप्लीकेशन कंपनी मांग नहीं रही है, आप खुद ही दे रहे हो। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन शेयर्स ऑफ द कंपनी, यू आर अप्लाइंग फॉर शेयर एंड यू आर पेइंग एप्लीकेशन मनी
while you are applying for share, मतलब एप्लीकेशन आप पहले देते हो, बाद में आपके नाम पे शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर करते हैं। बाकी समय क्या होता है, आपने अप्लाई किया, अब आपसे अलॉटमेंट के टाइम में अलॉटमेंट मांगा जाएगा फिर मिलेगा, फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा फिर मिलेगा, सेकंड कॉल मांगा जाएगा फिर मिलेगा, समझ में आ गया ना। तो ड्यू एंट्री मतलब पैसा मांगने वाला एंट्री, जब आपको इन्फॉर्म करते हैं भैया आप अपना पैसा दे दो, ठीक ना। तो एप्लीकेशन में पहले बैंक, पहले पैसा आएगा, बाद में आपके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। बाकी समय ड्यू पहले, मतलब पहले पैसा आपसे मांगा जाएगा फिर मिलेगा, समझ गए बात ना। चलिए तो देखो बच्चे, हम एक लेमैन की तरह आपको सिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर उसके बाद हम ये भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैसे, बस इस टॉपिक को अच्छे से सीख लो, पूरे शेयर का जान है ये, हाइट है, ठीक ना। ओके, तो एंट्रीज ऑन एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले करेंगे, तो एक बात और दिमाग में बैठा लो कि बैंक एंट्री में बैंक हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री एप्लीकेशन का है, तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, बैंक एंट्री में बैंक हमेशा डेबिट रहेगा, तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, यहां अलॉटमेंट में बैंक एंट्री बाद में होगा, यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉल में भी बैंक बाद में होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो सभी बैंक एंट्री में हमने बैंक को डेबिट कर दिया, तो एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले किए हैं सबसे ऊपर, बाकी सब में बैंक एंट्री नीचे, बैंक एंट्री में बैंक को डेबिट कर दिए। फिर सवाल है सर क्रेडिट किसको करेंगे, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा है उस इंस्टॉलमेंट के नाम को क्रेडिट करिए। जैसे यहां पे एप्लीकेशन का पैसा है, एप्लीकेशन का है, तो यहां पे लिखिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक ना। फिर ये अलॉटमेंट का पैसा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का के टाइम में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर सेकेंड कॉल के टाइम में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड। अब देखो सेकेंड कॉल यदि लास्ट कॉल है तो सेकेंड एंड फाइनल लगा दो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल ही लास्ट होता तो फर्स्ट एंड फाइनल लगा देते, समझ में आ गया ना। लास्ट कॉल में फाइनल जरूर लगाइएगा। तो देखो हमने एंट्री क्या किया, 4 एंट्री अभी हम किए हैं, सभी इंस्टॉलमेंट का बैंक एंट्री, तो एप्लीकेशन में बैंक पहले किए, बाकी समय बैंक सेकेंड एंट्री में रहेगा, और बैंक एंट्री में बैंक डेबिट रहेगा, और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा है उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्रेडिट रहेगा। एक बात दिमाग में बैठ गया, ओके। अब सुनो, अब ड्यू एंट्री करेंगे हम, तो ड्यू एंट्री एप्लीकेशन में सेकेंड एंट्री में रहेगा, बाकी समय ड्यू पहले रहेगा। मतलब ड्यू मतलब मांगने वाला एंट्री, जब आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्चे आप अपना इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दीजिए, जैसे कोचिंग में मांगते हैं ना फीस कि बच्चे आप अपना इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, तो इन्फॉर्मेशन देने जो आते हैं यही हुआ ड्यू एंट्री। ऐसी कंपनी भी मांगती है, इन्फॉर्मेशन देती है शेयर होल्डर्स को कि आप अपना अलॉटमेंट दे दो, आप अपना फर्स्ट कॉल दे दो, आप अपना सेकेंड कॉल दे दो। तो मांगने वाला एंट्री जो होता है, इन्फॉर्मेशन देने वाला एंट्री, उसको ड्यू एंट्री कहते हैं। फिर उसके बाद मिलेगा, एप्लीकेशन में पहले मिलता है, बाद में आपके नाम पे चढ़ाते हैं पैसा, बाकी सब में मांगते हैं फिर मिलता है, इसलिए ड्यू सब में पहले आता है, एप्लीकेशन में बाद में आता है, ठीक ना। ओके, तो ड्यू एंट्री में क्या ध्यान रखना है सर, आपने बोला बैंक वाले में बैंक डेबिट करना, ये बात तो दिमाग में बैठ गया। ड्यू एंट्री में क्या ध्यान रखना है, ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। क्या करना है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। चलिए देखते हैं, ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, ठीक है, ओके। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिए, तो सवाल है सर फिर डेबिट किसको करेंगे, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा है मांग रहे हो उस इंस्टॉलमेंट का नाम डेबिट होगा। जैसे ये एप्लीकेशन का है तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अलॉटमेंट का है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है।
नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल का है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसको नोट कर लो तो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो तो। पहले देखो, पहले एप्लीकेशन का, फिर अलॉटमेंट का, नोट कर लीजिए, फिर ये फर्स्ट कॉल का, फिर ये सेकेंड कॉल का। जल्दी से नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। हो गया? चलिए अब हम आपको बताते हैं बच्चे इसको बोलो कैसे। जैसे हम आपसे अभी पूछेंगे, ठीक ना, सभी बच्चे से अगर हम पूछे कि ये एंट्री बोलने के लिए कैसे बताओगे, ऐसे बताना। सबसे पहले जैसे पहले हम एक लेमैन की तरह बता रहे हैं। लेमैन की मतलब कि जैसे आप नया नया सीखे हो तो कैसे बोलना है। आप सोचते वक्त ऐसे सोचना कि जैसे आपको एप्लीकेशन का बोलना है, ठीक ना, तो दिमाग में लाना एप्लीकेशन का मुझको बोलना है। तो एप्लीकेशन में पहले बैंक वाला बोलना है, बाद में ड्यू वाला। बाकी समय ड्यू पहले बोलना है, बैंक बाद में। और बोलते वक्त ध्यान रखना कि बैंक वाले में मुझको बैंक डेबिट ही बोलना है। जिस इंस्टॉलमेंट का नाम हो उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्रेडिट, और ड्यू वाले में शेयर कैपिटल और क्रेडिट में रखना है, ठीक ना, समझ बात। और उस इंस्टॉलमेंट के नाम को डेबिट में। तो चलो मैं बोल के बताता हूँ। पहले जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हम इधर आ जा रहे हैं, आपको दिखेगा भी कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। जैसे एप्लीकेशन के टाइम आए तो बोलना सर बैंक अकाउंट एप्लीकेशन, जैसे बोल देना ऐसे एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर बोलना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर जब अलॉटमेंट की बारी आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना कि मुझे ड्यू वाला पहले बोलना है, सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान रखना फर्स्ट कॉल का बोलना है, ड्यू पहले, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर ध्यान रखना आप मुझको बैंक वाला बोलना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर ध्यान रखना आप हमको सेकंड कॉल बोलना है, ड्यू पहले, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। ओके, ये हमने बताया स्लो में, जब आप पहली बार सीखोगे। और जब सीख गए, मान लो अब सीख गए, आप एक्सपर्ट हो गए, अब आपको बोलना है तो फास्ट वे में कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे सर एप्लीकेशन का, देखो अब मान लो हम बीच में आ जाए, चलो आप देखते रहना। एप्लीकेशन का एंट्री बोलना है, फटाफट बोलना है। कैसे बोलोगे, ऐसे बोलना सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसका अलॉटमेंट बोलना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ऐसे बोलना है एंट्री अपने जुबान पे, जैसे तोता रटता है ऐसे ही रटना है आपको, समझ गए बात ना। और हम आपसे पूछेंगे, ये 8 एंट्री तो बेसिक आना ही चाहिए, ये आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, समझ बात ना। सबसे पहले आज सभी बच्चे ये एंट्री जो है कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ये इसको टाइप करके क्या करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सुनो, इसी क्रम में जैसे अब बच्चे ये जो एप्लीकेशन एंट्री है, ये क्या है कि एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। जब कंपनी नरेशन लिखती है तो इसका नरेशन क्या लिखेगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन, जितना शेयर पे मिला है उतना शेयर एट द रेट ऑफ दिस, इस रुपए के हिसाब से, ठीक ना, इतना शेयर पे इतने रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला। और ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्या है, जब अलॉटमेंट ड्यू होगा, ड्यू का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट का मनी पे करने के लिए इन्फॉर्म किया गया, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव नरेशन लिखोगे नेक्स्ट वाले में। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू मतलब फर्स्ट कॉल मांगा गया, फिर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव, सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल मांगा गया, फिर सेकेंड कॉल मनी रिसीव ऑन इतना शेयर इतना के हिसाब से, ठीक है। अब बच्चे ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे गुडविल एडुकेयर के
ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो कोई भी बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। 11th एंड 12th कॉमर्स का होता है। साथ ही CUET का भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। CUET में BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए जिन बच्चे को एग्जाम देना है, इसका भी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। इसके साथ ही BCom फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर का भी पढ़ाई हम लोग करवाते हैं। जिन बच्चे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर का रेगुलर सेमेस्टर का क्लासेस चाहिए, उनके लिए भी क्लासेस हमारे यहाँ क्या है, अवेलेबल है। तो जिन बच्चे को 11th 12th कॉमर्स में CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना हो या BCom फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस करना हो, वो हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को क्या करिए, ज्वाइन करिए। हमारे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर लंका पे है, वाराणसी में। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है, ये हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को क्या करिए, ज्वाइन करिए। और इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो, आप प्ले स्टोर पे से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा गूगल मैप पे लोकेशन आप सर्च करके आ सकते हैं, या आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कर लें। रेगुलरली हम वहाँ पे फ्री लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। और ऐसे कोई बच्चे जो आज के सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। कल से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। ये बात हमको पता है कि आप लोग शेयर करते हो, क्योंकि तभी इतना ज़्यादा वीडियो शेयर हो रहा है ना। आता है कि डेली 50 शेयर 60 शेयर आप लोग शेयर करते हो, सपोर्ट करते हो, ये हमें मोटिवेट करता है। और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियोज को आप मैक्सिमम शेयर करोगे। सभी बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या करिए, लगाइए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना ना भूलें।